Hello and welcome everybody to Average Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics production function and returns to a factor. बच्चे ये मेरी this is my third video of this chapter. In the previous videos we discussed in detail about what the production function is, what are the various factors of production, AP, what is total product, TP, marginal product, MP, and average product, AP. Then we discussed the law of variable proportion in detail, theoretically, with the help of a table and with the help of a diagram. I try to make your concepts clear, but even though if you find any difficulty in it, you can give in the comment box. So in today's video we will move ahead. We will discuss now. बच्चे पहले डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है. इन दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी डिस्कस्ड कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो नेगेटिव होता है टोटल प्रोडक्ट. ये डिस्कस किया था ना हमने. अब हमने डिस्कस करना है कि वो पहले इंक्रीजिंग रेट पे टोटल प्रोडक्ट क्यों बढ़ता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में कि वो क्यों पहले इंक्रीजिंग रेट पे होता है फिर वो डिमिनिशिंग रेट पे टोटल प्रोडक्ट क्यों जाता है. आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो हमने फर्स्ट स्टेज थी हमारी. पहला रीज़न कैन बी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स. देखो हमने वो डिस्कस किया था कि हमने एक एक करके हम वेरिएबल फैक्टर्स अपने इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. हमने देखा था जब हम पहले हमारी प्रोडक्शन थी, जब हमने एक एक करके बढ़ाई तो हमारी टोटल प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा आउटपुट. वो क्यों, वो इसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि हमारे जो फिक्स फैक्टर्स पहले हमारे यूज़ ही नहीं हुए प्रॉपरली. अगर मान लो किसी हमारी फिक्स फैक्टर्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आउटपुट की कैपेसिटी उसकी 1000 यूनिट्स है, पर अगर हम 10 यूनिट्स ही बना रहे थे उससे, तो हमने जब एक एक करके अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए तो ऑब्वियसली उसकी यूटिलाइजेशन होने लगेगी. जब उसकी फुल यूटिलाइजेशन जहाँ तक नहीं हो रही फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स की, तब तक वो तेज़ी से बढ़ेगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. नेक्स्ट कम्स इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. और वेरिएबल फैक्टर्स ही कई बार कहता है जब हम एक एक करके एम्प्लॉय कर रहे हैं, जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स उसमें डाल रहे हैं, तो वो भी तो एक एक जो नया फैक्टर आएगा, वेरिएबल इनपुट जो नहीं आएगी, वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएगी ना. उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी जब वो दिखाएगा तो उस केस में आपकी जो है टोटल आउटपुट के ऊपर असर पड़ेगा. डैट विल बी इंक्रीज इन योर आउटपुट. तभी वो तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि फिक्स फैक्टर्स की फुल यूटिलाइजेशन होने लग जाती है और वेरिएबल फैक्टर्स वो अपनी एफिशिएंसी उनकी बढ़ती है. कि ऑब्वियसली जैसे आप नया एम्प्लॉय करोगे तो वो उसकी पुराने से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी. नेक्स्ट कम्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. देखो जब तक हमारी इसमें हमने किया कि जब तक हमारी फुल यूटिलाइजेशन फिक्स फैक्टर्स की नहीं हो रही है, तब तक हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करेंगे तो उनमें हमारी बड़ी अच्छी तालमेल जमेगी और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन आउटपुट जो हमारी निकलेगी, फाइनल आउटपुट जो होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा. हमारी फाइनल आउटपुट बहुत अच्छी इम्प्रूव होती रहेगी कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में अच्छा तालमेल, अच्छी कोऑर्डिनेशन बनेगी. So these are the various factors for increasing returns to a factor. पहली स्टेज के फैक्टर्स ये हैं कि पहली स्टेज पे जो अप्लाई होते हैं जिसके कारण पहली स्टेज हमारी आती है, प्रोडक्शन हमारी, आउटपुट हमारी बढ़ जाती है, उसके दीज आर द मेन रीजंस. नेक्स्ट कम्स कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब डिमिनिशिंग हो रही है, उस सेकेंड स्टेज यही थी ना कि सेकेंड स्टेज पे हमारी जो है एमपी कम होने लगी. उसके कारण क्या हुआ, हमारी इन जो टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा था
बट वो स्लो, उसकी पेस स्लो हो गया था, उसकी रेट स्लो हो गया था। वो पहले से जैसे अगर 4 की इंक्रीज हो रही थी, 5 की इंक्रीज हो रही थी, अब इंक्रीज हो रही है 3 की इंक्रीज हो रही है, 2 की इंक्रीज हो रही है। वो कह रहा है क्यों, वॉट आर द मेन रीजन्स बिहाइंड इट। फर्स्ट इज अ फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका फैक्टर, जिसके कारण आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के ऊपर जो अप्लाई होता है। ये क्या कहता है, जैसे जैसे आपका आप वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करोगे, अब देखो हर जगह पे, हर चीज़ पे आपके वेरिएबल फैक्टर्स नहीं यूज़ होते हैं। सम टाइम्स आपको फिक्स फैक्टर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है, जैसे लेबर हर जगह काम वो नहीं कर सकती है। सो इस केस में जब हमने फिक्स ही कर दिया कि लेबर ही हमने एम्प्लॉय करनी है, तो उसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि और फैक्टर्स लेबर की जगह और किसी फैक्टर की ज़रूरत हो सकती है हमें, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सेकंड वो कहता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कहते हैं, कई बार क्या होता है ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट इक्वली सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, पर हम इसमें एज्यूम करते हैं। अब जैसे वो क्या कहता है कि जब आप, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, राइट, आपको ज़्यादा लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको इसकी मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, पर उस केस में हमने क्या कि लेबर तो हमारी, सॉरी, फिक्स फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहने हैं और हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने हैं। तो आपकी जो वो आप फिक्स फैक्टर्स की जगह जो आप लेबर या रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हो, हर जगह सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे ना। ज़मीन की जगह और मशीनरी की जगह लेबर और रॉ मटेरियल तो नहीं ले सकता ना। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, इसके कारण भी हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो जाते हैं। जैसे हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में किया था कि हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में अच्छा तालमेल हो जाता है। अगर हमारा अच्छा तालमेल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स में नहीं अच्छी होती, तो उस केस में क्या होता है, हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई होता है। बेटा देखो, एक स्टेज तक हर चीज़ की प्रोपोर्शन आपकी पीक पे जाती है। जब वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे जाता है, तो उन दोनों का तालमेल जो होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ऑपोजिट रिजल्ट देता है। उसके कारण डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। मीन्स जब तक जिस प्रोपोर्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को आपने मिलाना था और उन्होंने अच्छी आउटपुट देनी थी, उसी कारण आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो रहा था। पर जब वो कोऑर्डिनेशन एक लेवल पे आ चुकी है, उसके बाद में उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो वो आपकी पुअर कोऑर्डिनेशन दिखाने लग जाती है। उसके कारण आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है। So these are the main reasons for your increasing returns to a factor and diminishing returns to a factor. I think आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमने डिस्कस करना है what are the various assumptions of the law। ये assumptions क्या हैं इस लॉ की। हमने लॉ वेरिएबल डिस्कस किया ना पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो कुछ किस चीज़ के ऊपर वो बेस्ड है, क्या हमने उसमें एज्यूम किया है। पहला हमने एज्यूम किया था रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेशियो चेंज हो सकती है, वेरिएबल आप बढ़ा सकते हो, कांस्टेंट तो वही रहने फिक्स। तो चेंज, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब हमारे फिक्स फैक्टर्स चेंज ही नहीं होने, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने का मतलब ही नहीं है। और उस नेक्स्ट कहता है ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। जब आप वेरिएबल फैक्टर्स आप धीरे धीरे वन वन करके एम्प्लॉय करते हो, जितना ना एफिशिएंट आपका 5th नंबर वाला लेबर है, वेरिएबल फैक्टर है, उतना ही एफिशिएंट आपका 6th वाला है, उतना ही एफिशिएंट आपका 7th वाला है। वो ये कह रहा है। एंड ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड वन बाय वन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, आपने इकट्ठे नहीं इंक्रीज करने के 10 से 20 होगी, नो, वन बाय वन हमने इंक्रीज करना है। ठीक है। सो दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन दीज एजम्पशंस। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आ गए, तो इस चीज़ को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हमने देखो फर्स्ट स्टेज में क्या किया था, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट और एमपी भी बढ़ रहा था। जब तक हमारा एमपी था बढ़ रहा था तब तक हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था। ठीक है, सेकेंड पे क्या किया हमने, सेकेंड स्टेज में आए, एमपी हमारा जो है वो डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। जब उसने डिक्लाइन होना शुरू कर दिया तो हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है पर वो डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है। पहले जैसे तेज़ी से बढ़ रहा था अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट कम्स टीपी, आपका टीपी इज़ मैक्सिमम व्हेन एमपी इज़ ज़ीरो। अगर आप रिकॉल करो डायग्राम को तो टीपी हमारा जब हमारा टॉप पे होता है, वो हमने किया था जब 16 पे था, टेबल हमने बनाया था 16 जब उसकी टॉप थी तो हमारा जो एमपी था वो ज़ीरो पे था। जब 16 यूनिट्स उसकी टॉप दिखा रही थी, मैक्सिमम आउटपुट दिखा रही थी, तो हमारा एमपी का रिलेशन क्या था, सीधी लाइन जब हमने बनाई तो एमपी हमारा ज़ीरो था। और उसके बाद में थर्ड स्टेज हमारी शुरू होती है जब टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी डिक्लाइन होना शुरू होता है तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। वो ज़ीरो के बाद में वो नेगेटिव में जाता है एमपी। टीपी हमारा नेगेटिव में कभी नहीं जाता पर उसकी डाउनफॉल होती है। सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ आ चुका है तो आप ये रिलेशनशिप्स बड़े आराम से कर सकते हो। पेपर में और अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप टीपी और एमपी का एक जो इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम बना सकते हो जिसमें आपने एपी कर्व नहीं शो करनी है, सिर्फ टीपी और एमपी कर्व शो करनी है और उसके हिसाब से आप इसको बता दो पॉइंट्स को, तो आपका क्वेश्चन आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में हमारा क्या रिलेशन है, हमने वो डिस्कस करना है। ये देखो, मैंने आपको जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये एपी कर्व आपको बाद में रिलेशनशिप में समझाऊंगी। सो उसके लिए मैंने आप यहाँ पे अलग डायग्राम बनाया है और वो डायग्राम के हिसाब से मैं आपको ये समझाऊंगी। ये देखो, लेबर इज शोन मीन्स वेरिएबल फैक्टर यहाँ है और एपी और एमपी कर्व्स यहाँ शो किए। ग्रीन कलर से आपका एमपी कर्व शो हो रहा है और पर्पल कलर से आपका एपी कर्व शो हो रहा है। अब देखो, अगर आप इसको आप रिटन मटेरियल को मत पढ़ो, आप टेबल को क्लियरली ऑब्जर्व करो इस डायग्राम को। ये देखो, जब अब तक आपका ये भी पहले बढ़ रहा था, है ना, ये बढ़ रहा है ग्रीन, जब तक ये पर्पल लाइन से ऊपर है ग्रीन, आप देखो ध्यान से क्लियरली क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एपी आपका इंक्रीज हो रहा है ना। जब तक ये ग्रीन लाइन एमपी आपकी बड़ी है तब तक आपका ग्रीन ये एपी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में एक पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों मिल गए, एपी और एमपी बराबर हो गया और उस पॉइंट पे क्या हुआ, एपी जो था आपका हाईएस्ट है, उसके बाद में देखो एपी नीचे आने लग गया। अब राइट साइड की फिगर देखो, लेफ्ट साइड की फिगर में एमपी ऊपर था, राइट साइड की फिगर में एपी ऊपर है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम पॉइंट इसका आ गया था आपका, ये इसका एपी का, उसके बाद में एपी मैक्सिमम के बाद में एपी बढ़ रही है और एमपी आपकी डिक्लाइन हो रही है। एक हमने और ऑब्जर्व किया यहाँ पे देखो, ये ज़ीरो है ना, एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है। ये भी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी समझा और पीछे रिलेशन में भी समझा टीपी और एमपी के, पर आपका एपी नहीं नेगेटिव में जा रहा, ये आपका ऊपर है। एपी क्यों नहीं नेगेटिव में जा रहा, क्योंकि आपका टोटल प्रोडक्ट नहीं नेगेटिव होता। टोटल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव कभी नहीं हो सकता तो आपका एपी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज इज बेसिकली द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, राइट। अब इसको जो मैंने आपको बताया है, मैंने यही सारी चीज़ें ऊपर लिखी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। जिस देखो, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बोला था, AP इज इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज MP इज ग्रेटर देन AP, ये मैंने बोला ना। लेफ्ट साइड में जब तक ग्रीन ऊपर है तो AP आपका बढ़ रहा है। फिर AP इज डिक्रीजिंग व्हेन MP इज लेस देन AP, जब MP नीचे आ गया AP ऊपर हो गया तो AP आपका डिक्रीज होने लग गया। फिर है कि जब यहाँ पे AP कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, जहाँ पे MP इज इक्वल टू AP, दोनों बराबर हो रहे हैं। और
MP may be 0 or negative but AP continues to be positive. यही चीज़ें समझाई हैं मैंने आपको. एक चीज़ आपको इसमें मैं और बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे आपका ये MP और AP मिल रहे हैं, आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो ग्राफ को, तो MP ऊपर से काट रहा है, नीचे से नहीं काट रहा. यहाँ से जाके तो ना काट रहा है, ऊपर से काट रहा है ना. तो MP ऑलवेज कट्स AP फ्रॉम द टॉप. ऊपर से काटता है, वो नीचे से नहीं काटता. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP. अगर आपको पेपर में आ गया, मैंने लिखे 4 पॉइंट्स है, पर मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स है, आप वो लिख सकते हो. और आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. Even if you find any difficulty, your feedback is most welcome. Thanks. Have a nice day.